अब कुछ ऐसे भी कारण हैं जिसके कारण मांग वक्र ऊपर की ओर जाता है। वाई डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड्स क्यों जाता है? ऐसा क्या कारण हुआ कि मांग वक्र ऊपर उठना शुरू कर देता है? ऊंची कीमत पर भी वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करना, अर्थात कीमत के बढ़ने के साथ साथ उस वस्तु के लिए मांग भी बढ़ते चले जाना, ये ऐसी स्थिति के अंतर्गत मांग वक्र ऊपर की ओर चढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति भी आ सकती है जिस समय मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात कीमत तथा मांग में उल्टा संबंध हो जाता है। अपोजिट रिलेशनशिप ना हो करके एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगी कि कीमत बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, कीमत घटेगी, मांग भी घटेगी। ऐसी स्थिति में मांग रेखा ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और उसके कुछ कारण हो जाते हैं ऊपर चढ़ने के। नंबर 1, भविष्य में कीमतों में घटने और बढ़ने की आशा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस चेंज। यानी कि यदि भविष्य में वस्तु की कीमत के बढ़ने की उम्मीद है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। भविष्य में वस्तु की कीमत के बढ़ने की उम्मीद है, माइंड कीजिएगा, भविष्य में वस्तु की कीमत के बढ़ने की उम्मीद है तो बढ़ी हुई कीमत पर भी उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि आगे और कीमत बढ़नी है। यदि भविष्य में वस्तु की कीमत के कम होने की उम्मीद है जबकि अभी भी कीमत कम है, तब भी मांग कम हो जाएगी क्योंकि फ्यूचर में जाकर उस वस्तु के लिए मांग कम और होनी है। तो इसलिए मांग में और कीमत में यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाती है, इनका सीधा संबंध हो जाता है। नंबर 2, वस्तुओं का प्रतिष्ठा सूचक होना, स्टेटस सिंबल कमोडिटीज। यदि वस्तुएं स्टेटस सिंबल है तो बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर भी उपभोक्ता उन वस्तुओं को खरीदेंगे क्योंकि उससे रखने से उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। और यदि प्रतिष्ठा सूचक वस्तु नहीं है तो उनकी घटी हुई कीमत होने पर भी उपभोक्ता उनको नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाती है। अमेरिकन अर्थशास्त्री बेवलन के अनुसार हीरे और जवाहरात की मांग केवल इसलिए की जाती है क्योंकि वह कीमती होने के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा की भी सूचक है, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती हैं। यदि ये सस्ती हो जाए तो इनकी मांग कम हो जाएगी क्योंकि अब उनमें प्रतिष्ठा बनाए रखने की क्षमता खत्म हो चुकी है। नंबर नेक्स्ट 3, अज्ञानता का भ्रम, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। कभी कभी कुछ उपभोक्ताओं को इस बात का ज्ञान नहीं होता या भ्रम होता है या उनके मन की बात होती है कि जो वस्तु महंगी है वो अच्छी होती है और जो वस्तु सस्ती है वो खराब होती है। इसलिए वस्तु की कीमत के आधार पर वह उसका मूल्यांकन करते हैं जिसके कारण भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है या कीमत के कम होने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। अत्यधिक आवश्यक वस्तुएं, वेरी एसेंशियल कमोडिटीज। वेरी एसेंशियल कमोडिटीज के अंतर्गत वस्तु की कीमत के बढ़ने के बाद भी उसकी मांग बढ़ेगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में 1 किलो नमक का प्रयोग होता है 1 महीने के अंदर, अब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो कीमत के बढ़ने के बाद भी उसका प्रयोग उतना ही बना रहेगा, यानी हम 1 किलो ही नमक की डिमांड करेंगे, उसकी डिमांड कम नहीं होगी। फैशन एवं प्रिय वस्तुएं, यानी कि फैशन गुड्स हो गई कि उनकी अगर कीमत बढ़ भी जाती है लेकिन वो वस्तु फैशन में है तब भी बढ़ी हुई कीमत पर भी हम उन वस्तुओं को परचेज करते हैं। भविष्य में वस्तु की दुर्लभता की संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ स्केर्सिटी ऑफ द गुड्स इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में अगर ये अंदेशा होता है कि इस वस्तु की दुर्लभता हो जाएगी, इस वस्तु की कमी हो जाएगी, तो उस समय में हम बढ़ी हुई कीमत पर भी उस वस्तु को परचेज करते हैं। जैसे अभी हम ये देखें कि कोरोना काल के अंदर सैनिटाइजेशन के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये नहीं मिल पाएगा, आगे नहीं मिलेगा, तो हमने बढ़ी हुई कीमतों पर भी उसको खरीदने की कोशिश की है, उनको खरीदा है। नेक्स्ट है गिफिन विरोधाभास, यानी कि गिफिन पैराडॉक्स। गिफिन पैराडॉक्स आपको मालूम ही है कि गिफिन पैराडॉक्स के अंदर निम्न कोटि की वस्तुएं आती हैं, जैसे कि देसी घी के स्थान पर डालडा घी आ गया, जैसे कि गेहूं के स्थान पर मोटा अनाज आ जाता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के महान सांख्यिकी सर रॉबर्ट गिफिन ने सबसे पहले
ये दावा किया कि निम्न कोटि की वस्तुओं की पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि घटिया वस्तुओं की कीमतें गिरने पर उनकी मांग बढ़ने की बजाय और घट जाती है। यानी घटिया वस्तुओं की कीमतों के गिरने के बाद भी उन वस्तुओं की मांग बढ़ती नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं की मांग और कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप तब से इसे गिफिन सांख्यिकी के नाम से गिफिन पैराडॉक्स या गिफिन विरोधाभास के नाम से जाना जाने लगा। कीमतों में कमी होने पर उनकी मांग कम हो जाती है और कीमत में वृद्धि होने पर मांग भी बढ़ जाती है। रेखा चित्र को इस प्रकार स्क्रीन पर देख मांग वक्र का ढाल निम्न कोटि यानी इंफीरियर नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव हो जाता है। इसमें OY एक्सिस पर हमने वस्तु की कीमत यानी प्राइस को लिया है और OX एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि वस्तु की कितनी मांग कितनी कीमत पर की जा रही है। इस नियम के अनुसार जब निम्न कोटि की वस्तुओं में कमी होती है यानी कि उनकी कीमतों में कमी होती है तो उनकी मांग भी कम हो जाती है और कीमत में वृद्धि होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है। DD जो कर्व आ रहा है वो डिमांड कर्व है। इस डायग्राम से मालूम पड़ता है कि जब 80 रुपये वस्तु की प्राइस थी तब उसकी मांग 40 के बराबर की जा रही थी। कीमत घटी और घटने पर जब 70 रुपीज़ हो गई तो उसकी मांग भी घटकर 30 के बराबर हो गई। कीमत और घटी 60 हो गई और डिमांड उसकी घट करके और 20 रह गई। इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत 50 रुपीज़ रह गई है तब उसकी मांग घट करके और 10 रुपये के बराबर रह गई। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है मांग में कमी होती जाती है और जैसे जैसे कीमत में कमी होगी तो कीमत के कम होने के साथ मांग भी कम हो जाती है। निम्न अथवा गिफिन वस्तुओं की शर्तें, कंडीशंस फॉर इंफीरियर और गिफिन गुड्स। इसके लिए निम्न 3 बातों का होना आवश्यक होता है। नंबर 1, वस्तु निम्न कोटि की होनी चाहिए और उसका ऋणात्मक आय प्रभाव शक्तिशाली होना चाहिए। नंबर 2, उस वस्तु का स्थान प्रभाव निर्बल होना चाहिए। नंबर 3, उपभोक्ता उस वस्तु विशेष पर अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग खर्च करता हो, व्यय करता हो। व्यवहारिक जीवन में वस्तु की मांग के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक यानी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, अर्थात कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, इसलिए वह वस्तु की अधिक मांग करता है। लेकिन निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव होता है। इसका तात्पर्य है कि वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ाने वाला कुल प्रभाव टोटल इफेक्ट निर्भर करता है किसके ऊपर, प्रतिस्थापन प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स करता है, अधिक शक्तिशाली होता है। यानी कि इसका तात्पर्य है कि वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ाने वाला कुल प्रभाव निर्भर करता है, प्रतिस्थापन प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अधिक शक्तिशाली है, या आय प्रभाव इनकम इफेक्ट मतलब आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अधिक शक्तिशाली है। मांग की कीमत के घटने पर मांग को बढ़ाने वाला कुल प्रभाव इस बात को बताता है। प्रतिस्थापन प्रभाव की प्रकृति हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होगी। इसके विपरीत आय प्रभाव इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव होने की प्रकृति उसकी होती है। इसलिए वस्तु की कीमत के गिरने पर आय प्रभाव के ऋणात्मक होने के कारण उपभोक्ता वस्तु की मांग को कम कर देता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि वस्तुओं के संबंध में कीमत परिवर्तन का ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा कमजोर होता है। यानी कि क्या माना, वस्तुओं के संबंध में कीमत परिवर्तनों का वस्तुओं के संबंध में किसी भी वस्तु के बारे में वस्तुओं के संबंध में कीमत परिवर्तन जो वस्तु की कीमत में चेंज हुआ, कीमत परिवर्तन का ऋणात्मक आय प्रभाव नेगेटिव इनकम इफेक्ट प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि ज्यादा शक्तिशाली हो गया और इनकम इफेक्ट जो है वो ऋणात्मक इनकम इफेक्ट वो कमजोर रह गया।
होता है। लेकिन गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव नेगेटिव इनकम इफेक्ट की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब कि गिफिन वस्तुओं के लिए जो ऋणात्मक आय प्रभाव है वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसी कारण निम्न कोटि की वस्तुओं की कीमतों में कमी होने पर मांग बढ़ने के स्थान पर घट जाती है, और इसके विपरीत यदि निम्न कोटि की वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उनके बढ़ने के साथ साथ मांग भी उसकी बढ़ जाती है।